नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत में 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थापित कर दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद नीचे फुजिवारा परमाणु संयंत्र है जापान के अंतर्गत, अभी इसमें से जो रेडियोधर्मी पानी है वो छोड़ा जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद मीथेन जो CH4 होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, इसको खत्म करने वाली, इसको खाने वाली एक बैक्टीरिया डेवलप की गई है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस लद्दाख के लेह क्षेत्र में पहली हाइड्रोजन बस स्टार्ट की गई है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद इंडियन ओशन डाइपोल्स के बारे में ऑस्ट्रेलियाई ब्यूरो द्वारा रिसर्च किया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली न्यूज है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है। भारत का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण ने अनुमोदन दिया है, उसके बाद भारत सरकार ने राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में, राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है राजस्थान का ये है करौली जिला और धौलपुर जिला, इसी नाम से टाइगर रिजर्व घोषित बनाया गया है। ये करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा गया है, करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। 53 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी इंडिया में थे, तो ये 54वां टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में बनाया गया है, इसको लेकर राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल 5 हो गई है। ये नया टाइगर रिजर्व बनने के बाद जो राजस्थान है वहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, प्लस मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसके बाद 5वां हो गया है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की मंजूरी को राज्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ बाघों के आंकड़ों के बारे में बात करें, बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो हाल के वर्षों में भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। 2018 में बाघों की संख्या थी 2967 बाघों की संख्या थी 2018 में। वहीं 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है, 3682 हो गई है। 6% की वृद्धि हुई है। टोटल बाघों की संख्या में अगर परसेंटेज की बात करें तो 6% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या की आबादी सबसे अधिक है, कितनी है? 785। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है? 785। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है दूसरे स्थान पर 563, फिर उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है 560, महाराष्ट्र का नंबर आता है 444 यानी 444। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। राजस्थान में भी बाघों की आबादी में वृद्धि देखने को मिली है, जहां 2006 में बाघों की संख्या राजस्थान में 32 केवल 32 था। वहीं 2022 में बाघों की संख्या 88 यानी 88 हो गई है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लेह में पहली हाइड्रोजन बस के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। भारत के सबसे बड़ी बिजली उत्पादक जो संयंत्र है जिसका नाम है लिमिटेड कंपनी है NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी जो प्रोजेक्ट है उसी के पार्ट के रूप में लेह में अपनी पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण किया। ये देखिए, लेह में अपनी पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो लेह में पहली हाइड्रोजन बस का टेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, यानी कि कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको शून्य करना। और उसके बाद NTPC की योजना में यह भी है कि हाइड्रोजन ईंधन का जो स्टेशन है उसे भी स्थापित करना। हाइड्रोजन ईंधन का जो स्टेशन है वो स्थापित होने के बाद जब बस को फ्यूल लेना होगा, ईंधन लेना होगा, तो इस स्टेशन पर रुककर अपना हाइड्रोजन को भर सकती है। उसके साथ साथ एक सौर संयंत्र भी स्थापित करने की योजना बनाई है NTPC के द्वारा। इस बस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह जम्मू का यानी लद्दाख ठंडा प्रदेश है, तो 0 डिग्री से नीचे भी तापमान को सहन कर सकते हैं और हाई ऊंचाई मतलब कि उच्च ऊंचाई वाली स्थितियों में भी अपने आप को समायोजित करके ये आसानी से चल सकती है बस, जो लेह में पहली हाइड्रोजन बस बनाया जा रहा है। इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है। वहीं NTPC लिमिटेड की बात करें, NTPC लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, यानी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में।
न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी है। बिजली मंत्रालय और भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रमुख भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि यह सरकारी कंपनी है जो एनटीपीसी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालेंगे तो जानेंगे इसे। 2011 में जब सुनामी आया था, 2011 में जब सुनामी आया था तो बहुत सारा पानी भर गया था इस परमाणु संयंत्र में। तो ये परमाणु संयंत्र काम करना बंद कर दिया था। तो इस पानी को जो उसमें भरा था तो उसमें बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ भी मिल गए थे। तो रेडियोधर्मी पदार्थ को फिल्टर करके जापान ये पुनः जो प्रशांत महासागर है उसमें छोड़ने की योजना बना रहा है और तैयार भी हो गया है उसे रिलीज करने के लिए वाटर्स को। तो जो पड़ोसी देश हैं वो जापान का विरोध किए हैं। पड़ोसी देश विरोध करने का कारण क्या है, बताया जा रहा है कि चाहे ये रेडियोधर्मी जो पानी है कितना भी फिल्टर इसे कर लिया जाए, फिल्टर करने के बाद भी इसमें ट्राइटियम की मात्रा प्लस उसके बाद जो कार्बन 14 की मात्रा इसमें बरकरार रहती है। जो ट्राइटियम और कार्बन 14 होता है इसके अंदर कैपेसिटी रहती है कि जो लो लेवल पर यानी कि निम्न स्तर का जो रेडिएशन है ये उत्सर्जित करता है। लो लेवल पर यानी निम्न स्तर ही सही, लेकिन तो रेडिएशन का उत्सर्जन जो ट्राइटियम होता है और कार्बन 14 होता है ये उसका उत्सर्जन करता है, जिससे समुद्री जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है या प्रभावित कर सकता है। ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान के अंतर्गत है। अगर जापान की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए है जापान के पश्चिम में सी ऑफ जापान सागर है। अगर इसके दक्षिण में बात करें तो ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर है। और इसके पूर्व में बात करें तो इसके पूर्व में पैसिफिक ओशन है। और इसके उत्तर में बात करें तो सी ऑफ ओकेस्टक है। यह एक द्वीपीय देश है, जापान एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर देखिए ये है लोकेशन फुकुशिमा का परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अति प्रसंस्कृत खाद्य यानी कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड है इसके पदार्थों की बिक्री काफ़ी चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि महामारी के कारण जो चॉकलेट्स होते थे और उसके बाद जो चीनी कन्फेक्शनरी जैसे पदार्थ हो गए, इन सब की जो वस्तुएं हैं बिक्री होती है 2019 में 10% थी। वहीं जब 2020 महामारी आया था उसमें इसकी बिक्री कम होकर 1% हो गई थी। लोग अपने इम्यूनिटी और हेल्थ खाना पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किए थे। फिर उसके बाद 2021 में इसकी जब ताज़ा रिपोर्ट 2021 में देखी गई तो फिर से ये बढ़कर 9% हो गई है। इसी तरह के चाहे नमकीन हो, स्नैक्स हो, पेय पदार्थ हो, इनकी खुदरा बिक्री 2009 में 14% से घटकर 2021 में 9% और 1% हो गई है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 2032 तक जो चॉकलेट है, चीनी कन्फेक्शनरी है, नमकीन है, स्नैक्स है, जितने भी तैयार अल्ट्रा भोजन है ये पूरे 2032 तक वहाँ पर बाजार में हावी हो जाएंगे, ये जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स हैं। इस अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड के बारे में अगर बात करें तो इसमें है क्या, अल्ट्रा प्रोसेसिंग जो खाद्य पदार्थ होता है खाद्य उत्पादों की एक श्रेणी है जो प्रसंस्करण के कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें अक्सर कृत्रिम सामग्री मतलब कि जो बनावटी पदार्थ होते हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे संरक्षक हो गया जिसे प्रिजर्वेशन कहते हैं, जो उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है कि लंबे समय तक इसे बना के रख सकते हैं। उसमें कलर डालते हैं उसको अच्छा दिखने के लिए, प्लस उसके बाद उसमें टेस्ट के लिए कुछ केमिकल्स मिलाते हैं कि ताकि उसमें स्वाद भी आए, योजक भी मिलाते हैं ताकि लोग एडिक्टेड हो जाएं। एडिक्टेड मतलब कि लत लग जाए, कि जो इस पदार्थ को एक बार उपभोग कर ले उसे लत लग जाए, उसे खाने का टेस्ट मिल जाए कि वो बार बार खाता रहे। तो ये काफ़ी हद तक नुकसान करता है अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स। तो ये था उसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मीथेन खाने वाली बैक्टीरिया के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन से पता चला है कि जो मीथेनोट्रोप्स नामक बैक्टीरिया है उसका उपयोग करके मीथेन के उपभोग किया जा सकता है। ये देखिए बैक्टीरिया है, इसका उपयोग करके मीथेन को
हटाया जा सकता है। यह मीथेन को खा सकती है, जिससे जो मीथेन एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, जिससे जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में दिया था। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ऊर्जा उत्पादन या उद्योग या कृषि या अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। मीथेन CH4 जिसे बोलते हैं। ये धान का खेत हो गया, वहाँ से इंडस्ट्री से उत्पन्न होता है, प्लस एग्रीकल्चर से और भी सेक्टर से जो अपशिष्ट होते हैं, जलते हैं या सड़ते हैं, वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, बूस्ट करती है। तो इस जो मीथेन है, इसको खाने वाली वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है, जिसका नाम, एक विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया भी इसके खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है मिथाइलोटू बीमाइक्रोबियम। ये है इसका नाम। ब्यूरेंट्स 5G-B1C इसकी नाम है। ये बैक्टीरिया की पहचान की गई है जो कम ही कंसंट्रेट है, इनकी सांद्रता कम ही है, इसके बाद भी ये कुशलता से मीथेन को हटाने में सक्षम है। कुशलता से मीथेन को हटाने में सक्षम है। यह विधि इतनी कारगर है, जैसे अन्य विधियों द्वारा हटाया जाता है तो उसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो निकलता था, तो यह विधि इतनी कारगर है कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो उत्सर्जन है उसका उत्पादन यह नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया है तो ये उत्सर्जन नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं करेगी। तो जिससे जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का पर इम्पैक्ट डालती है। तो इससे यह फायदा हो जाएगा मीथेन खाने वाली बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। एक देखिए मेथेनोट्रॉप्स नामक बैक्टीरिया, इसका ये नाम है। एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया जिसका नाम मिथाइलोटू बीमाइक्रोबियम ब्यूरेंट्स 5G-B1C इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फुजीवारा प्रभाव के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। फुजीवारा प्रभाव क्या होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट पर हाल ही में तूफान हिलेरी जो हरिकेन्स आया है, अमेरिका में जो तूफान आता है उसे हरिकेन्स बोलते हैं। हरिकेन्स हिलेरी नाम रखा गया है। उसका अमेरिका तक पहुंचते पहले तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, लेकिन अमेरिका की तरफ दक्षिणी कैलिफोर्निया में आया था। अमेरिका की तरफ बढ़ते बढ़ते ये उपोष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया, उपोष्णकटिबंधीय हरिकेन्स यानी साइक्लोन में बदल गया। इस घटना के कारण राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ क्षेत्रों के लिए अपनी पहली उष्णकटिबंधीय तूफान निगरानी जारी किया है, रिलीज किया है कि तूफान को कैसे उसे देखा जाए, उसे मॉनिटर किया जा सके। कैलिफोर्निया में वायुमंडलीय नदी तूफान के साथ असाधारण रूप से नम सर्द थी और इस क्षेत्र में तूफानों में से एक के दौरान फुजीवारा प्रभाव की घटना देखने को मिली। दिलचस्प रही ये घटना। तो फुजीवारा प्रभाव को जानेंगे मेन रूप से। जो हरिकेन हिलेरी था, इसके बारे में मैं कल के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो फुजीवारा प्रभाव के बारे में देखिए, यहाँ पर देखिए फुजीवारा प्रभाव क्या होता है। जहाँ एक ही दिशा में घूमते हुए, देखिए ध्यान से, एक ही दिशा में घूमते हुए दो चक्रवात एक डांसिंग पोजीशन में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर कोई भी चक्रवात अगर स्ट्रांग रहता है तो जो वीक चक्रवात है उसे अवशोषित कर लेता है। तो इस सारी घटनाओं को फुजीवारा प्रभाव कहते हैं। यदि दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों ही चक्रवात स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे में विलीन होकर एक मजबूत, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग चक्रवात बनाते हैं। इस घटना को सबसे पहले 1921 में एक मौसम विज्ञानी थे जापान के, जिनका नाम था सकुहेई फुजीवारा। इस घटना को सबसे पहले उन्होंने ही देखा था, उन्होंने ही इसे ऑब्जर्व किया था, इसलिए उनके नाम पर इस घटना का नाम रख दिया गया फुजीवारा प्रभाव। तो ध्यान रखिएगा, फुजीवारा प्रभाव के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मौसम विज्ञान ब्यूरो की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो IOD है, इंडियन ओशन डाइपोल्स जो IOD है, इसका सूचकांक जो पॉजिटिव है उस सीमा से आगे बढ़ चुका है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो IOD होता है, IOD पॉजिटिव और IOD निगेटिव के बारे में भी जानेंगे। तो IOD क्या होता है। इंडियन ओशन डाइपोल्स का मतलब ये होता है कि हिंद महासागर द्विध्रुव, हिंदी में बात करें तो हिंद महासागर द्विध्रुव है। यह हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच जो समुद्र की सतह का तापमान होता है, उसमें जो अंतर होती है उस विशेषता वाली जलवायु घटना को संवर्धित करता है। तापमान के अंतर वाली
विशेषता के कारण जो जलवायु की घटना देखने को मिलती है उसे बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल्स की घटना। इससे एक मैप फिगर से देखते हैं, ये है इंडियन ओशन डाइपोल्स की घटना में जो पॉजिटिव निगेटिव है उसके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। एक मैप से देखते हैं, यहाँ पे देखिए जब आईओडी पॉजिटिव होता है, आईओडी पॉजिटिव होता है तो उसमें होता क्या है, जो पश्चिमी हिंद महासागर है यानी कि अरेबियन सागर के तट पर से यहाँ पर जो तापमान होता है, तापमान अधिक हो जाता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ पर वाष्पीकरण की घटना होती है, वाष्पीकरण होता है तो संघनन होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो ग्रेविटी काम करेगी, वर्षा होगी। तो जब इंडियन ओशन डाइपोल में पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, पॉजिटिव होता है, उस समय पश्चिमी हिंद महासागर का जो टेम्परेचर और तापमान होता है बढ़ जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इंडियन रीजन से लेकर कुछ सऊदी अरेबिया जो अरब सागर है वहाँ और जो पूर्वी अफ्रीका है मेडागास्कर के रीजन में लेकर काफ़ी अच्छी बारिश होती है। वहीं जो दक्षिण पूर्वी एशिया है जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ इस रीजन में सूखा की स्थिति देखने को मिलती है, सूखा की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं जब इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव होता है, इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव होता है तो बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में, पूर्वी हिंद महासागर में जो तापमान होता है ये अधिक हो जाता है। जब पूर्वी हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाता है तो यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश होती है। प्लस उसके बाद इंडिया और उसके बाद जो पूर्वी अफ्रीका है इस रीजन में सूखा की स्थिति घोषित कर दी जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्यूरो था मौसम विज्ञान का, उसने जो रिसर्च बताया है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये पॉजिटिव सीमा से आगे बढ़ रहा है, यानी कि भारत के लिए ठीक ठाक खबर है कि यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।